नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी फ्रेंडशिप डे पर राहुल ने लूट ली महफिल, जेंजी के बने फेवरेट, पीछे रह गए मोदी की, और सीजेपी फाउंडर के खिलाफ बड़ी चाल, पिता की संपत्ति जांच की मांग, गुजरात से आई शिकायत की। वहीं गोवा में साथ है राहुल केजरीवाल, शाह की बढ़ी परेशानी की और सीएम योगी को बड़ा झटका, बहिष्कार तेज, सपा ने खोला मोर्चा की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी अचानक पीछे हटे ट्रंप, क्या ईरान से डर कर लिया फैसला की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आदिवासी कार्यकर्ता पर एनएसए की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जयराम रमेश बोले ये कानून का दुरुपयोग। मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर को पार्टी से निकाला, कहा बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरे, अब कभी वापस नहीं लेंगे। सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपए का दान होता है चोरी, राज ठाकरे ने लगाया बड़ा आरोप। कर्नाटका में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार, डीके शिव कुमार और कांग्रेस आला कमान की दिल्ली में बैठक, 20 नए मंत्री हो सकते हैं शामिल। पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा बढ़ा, प्रधान बोले आपकी आंधी में मालवा से जीता, विदेश नहीं गया। रजिया ने कहा माहौल बिगाड़ने वालों को बाहर करिए। राम के नाम पर लूट हो रही, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संजय राउत ने जानिए क्या कहा। अखिलेश यादव बोले हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से मिलाए, राजभर के बार बार तंज कसने पर दिया जवाब, बोले भाजपा किसी की सगी नहीं। बेटे को गोद ले लें, बच्चों के लिए इंस्टा बैन करें, पीएम को अपशब्द कहने वाली लड़की की मां की भावुक अपील। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से पैट्रियट मिसाइलें मांगी, बोली यूक्रेन भेजो, गोदामों में न रखो, रूस के वार में न मरे। उनकी आंखों में आंसू थे। कॉकरोच प्रदर्शन में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले पवन कल्याण, भगवा पर भाजपा का कोई पेटेंट नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया बोले चोरी करना है और पकड़े जाने पर चुप होना इनकी असलियत है। चिकन नहीं खाइएगा तो ये बढ़ जाएंगे, इंसानों को खा जाएंगे। पवन सिंह बोले देसी मुर्गा पकड़ कर लाओ, बिना टमाटर के बनेगा। यूजर्स बोले भैया सावन में चिकन मटन। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले सरकार की नाकामी का नतीजा जेंजी आंदोलन, कहा कंगना पर किसी का कंट्रोल नहीं, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन नहीं, केंद्र बोगी खींच रहा। पीएम बोले भारत में ड्रग्स सप्लाई अंत की साजिश का बड़ा हिस्सा दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं, हमें उनकी प्लानिंग नाकाम करनी है। अगर भारत से प्यार है तो दुबई में क्यों रहते हैं, विवेक ओबरॉय और माधवन पर राज ठाकरे ने साधा निशाना। पीएम मोदी को गाली देने पर नाराज हुई भूमि पेडनेकर, बोली यह हमारी संस्कृति नहीं। प्रदर्शनकारियों को मुकेश खन्ना ने कहा कॉकरोच। नीट पेपर लीक की वजह से यूपी में 6 स्टूडेंट्स मरे, सीजेपी की 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग, घर वाले बोले अब तक किसी ने संपर्क नहीं किया। पीयूष गोयल ने किया दावा, पीएम मोदी की लोकप्रियता से परेशान है राहुल गांधी। जेंजी और पेपर लीक पर जानिए क्या बोले। सीबीआई ने अनिल अंबानी पर एफआईआर दर्ज की, रिलायंस कैपिटल पर ईपीएफओ को 1816 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का है आरोप। ये तो रही सुर्खियां। अब चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जब सत्ता के पास युवाओं के तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं होता तो वो क्या करती है, वो अपने मोहरों के जरिए सवाल पूछने वालों के पीछे ही पड़ जाती है। देश में नीट पेपर लीक पर इंसाफ की गुहार लगा रहे छात्रों की आवाज बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, और उसके संस्थापक अब पूरी तरह से सत्ता समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। सरकार खुद पेपर लीक माफियाओं पर तो लगाम लगाने में नाकाम रही, लेकिन जो लोग पीड़ित छात्रों की लीगल मदद के लिए आगे आ रहे हैं, सत्ता तंत्र उनकी और उनके पिता की कुंडलियां खंगालने में लग गया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक से उपजे छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए अब सरकार के समर्थकों ने नई चाल चली है। सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके परिवार को निशाने पर लिया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और सीबीआईसी से मांग की है कि अभिजीत दीपके के पिता के आय की जाँच हो। दलील दी गई है कि उनके पिता महाराष्ट्र में जूनियर इंजीनियर थे जिनकी सैलरी 60 से 65 हजार थी, तो फिर बेटा
अमेरिका में कैसे पढ़ा। सत्ता के आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या अब इस देश में मध्यम वर्ग का बच्चा विदेश में पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकता, या ये नियम सिर्फ उन पर लागू होते हैं जो सरकार की नाकामियों पर आवाज उठाते हैं। पुलिस की बर्बरता और मुकदमों का सामना कर रहे बेगुनाह छात्रों को बचाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए के लीगल डिफेंस फंड का ऐलान किया तो इस पर भी टैक्स की मांग उठ गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस पर 1 करोड़ रुपए पर भी 18% जीएसटी लगाने की अजीबोगरीब मांग कर दी है। आरोप लगाया गया है कि सीजेपी एक राजनीतिक दल की तरह बिना चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के चंदा ले रही है। खुद आरटीआई कार्यकर्ता ने कबूल किया है कि ये शिकायत इसलिए की गई क्योंकि छात्रों का आंदोलन नीट के मुद्दे से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके संबंधों और विदेशी नीतियों की आलोचना तक पहुंच गया था। यानी जैसे ही पीएम पर सवाल उठे मशीनरी एक्टिव हो गई। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के झूठे आश्वासनों के उलट देश भर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर आपराधिक मुकदमे थोपे जा रहे हैं और यह लीगल फंड उसी सरकारी दमन से छात्रों को बचाने के लिए है। देश के खूबसूरत राज्य गोवा में सत्ता की खरीद फरोख्त और विधायकों की होलसेल शॉपिंग वाली राजनीति का इलाज अब विपक्ष ने ढूंढना शुरू कर दिया है। लगातार 3 बार से गोवा की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। चुनाव कोई भी जीते, सरकार हमेशा ऑपरेशन लोटस के दम पर ही बनाएंगे। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले गोवा के सियासी समंदर में विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली है, जिसने कहीं ना कहीं एनडीए में हलचल बढ़ा दी है। तो क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की इसी तोड़फोड़ वाली और जनमत का अपहरण करने वाली मशीनरी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी ने आगामी चुनाव के लिए अभी से हाथ मिला लिया है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोंडकर और जीएफपी प्रमुख विजय सरदेसाई की दक्षिण गोवा के फातोरदा में इस पर गंभीर चर्चा हुई। याद रहे कि 2022 में भी इन दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि शुरुआती चर्चा सकारात्मक रही और बहुत जल्द सीटों के बंटवारे पर मुहर लग जाएगी। लेकिन सत्ता पक्ष के माथे पर असली पसीना लाने वाली खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है। अब तक गोवा में अलग थलग चुनाव लड़ने वाली आप ने भी इस बार समान विचारधारा वाले दलों के साथ आने का बिगुल फूंक दिया है। आपकी गोवा इकाई की अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने कहा, हमारी अपनी कमेटी है, हमारा एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य इस अहंकारी और जोड़ तोड़ वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। बता दें कि पिछले चुनाव में आपने अकेले लड़कर 2 सीटें बेने उमिल और वेलिम जीती थी और सबसे खास बात यह रही कि उनके विधायक बीजेपी के प्रलोभन और दबाव के आगे झुके नहीं, पार्टी में ही टिके रहे। सत्ता की हनक देखिए, बीजेपी आज अपनी छाती ठोक कर कह रही है कि उनके पास 33 विधायकों का प्रचंड बहुमत है और वो 2027 में 30 से ज्यादा सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 22 के चुनाव में 40 सीटों में से बीजेपी के पास केवल 20 सीटें थीं, जो बहुमत से दूर थीं। लेकिन जनमत का अपमान करते हुए रातों रात कांग्रेस के 8 विधायकों को बीजेपी में मिला लिया गया, जिसके बाद इनकी संख्या 28 हो गई और अन्य सहयोगियों के दम पर सत्ता हथिया ली गई। आज देश का आम नागरिक ये पूछ रहा है कि क्या बीजेपी का नया फॉर्मूला यही है कि चुनाव लड़कर क्यों जीतना, जब जीतने के बाद विपक्ष के विधायक ही खरीदे जा सकते हैं। फिलहाल अगर विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, आप और जीएफपी शामिल हैं, गोवा में एकजुट हो जाता है तो वोटों का बंटवारा रुक जाएगा और यही एकजुटता सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के 30 पार वाले लक्ष्य के सामने सबसे बड़ी और अटूट दीवार साबित होने वाली है। देश का युवा आज बेरोजगारी और पेपर लीक वाले भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हुए सड़कों पर लाठियां और पैलेट गन की गोलियां खा रहा है। सत्ता के गुरूर में डूबी मोदी सरकार अपने ही देश के छात्रों को दुश्मन समझ रही है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे पर देश के युवाओं से जुड़ने के लिए एक ऐसा तरीका चुना है जिसने मोदी सरकार की आउटडेटेड, अड़ियल और युवा विरोधी सोच पर करारी चोट की है और देश के जनता के बीच उन्होंने महफिल लूट ली है। क्या है ये कुछ पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
आज के दौर में जब सरकार के बड़े बड़े नेता खुद को सब जानने वाला और विश्व गुरु और डिक्टेटर मानकर बैठे हैं, तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक छात्र बनकर देश के युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर राहुल गांधी एक बिल्कुल नए जेन ज़ी अवतार में नजर आए। आज उन्होंने युवा पीढ़ी के बीच बेहद मशहूर के पॉप स्टाइल में फिंगर हार्ट यानी अंगूठे और तर्जनी उंगली को क्रॉस करके बनाया गया छोटा दिल बनाकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने उस अहंकार पर तंज कसते हुए लिखा, अभी भी छात्र हूं, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। आज का सबक यह फ्रेंडशिप डे है और ये एक दिल है। सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ढेर सारा प्यार। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल का एक फिंगर हार्ट केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक कूटनीतिक प्रहार है। एक तरफ मोदी शाह की वह सरकार है जिसने परीक्षा व्यवस्था में धांधली को शरण दी, नौकरियां छीनी और जब युवा सड़क पर उतरे तो उन्हें गोलियों और मुकदमों का खौफ दिखाया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार अपनी छात्र यात्राओं, छात्रों से अनौपचारिक बातचीत और छात्रों के गूंज जैसे अभियानों के जरिए बेरोजगारी, करियर और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया से शुरू हुआ इंस्टाग्राम और पूरी दुनिया के युवाओं में मशहूर हो चुके इस के पॉप हार्ट का इस्तेमाल कर राहुल गांधी ये जता रहे हैं कि वो नई पीढ़ी की भाषा समझते हैं। अपनी पोस्ट के जरिए राहुल ने छात्रों को सलाह दी कि जिंदगी में कुछ भी सीधा नहीं है, इसलिए लचीले और मजबूत बने रहें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही योगी सरकार अपने बुने हुए जाल में खुद उलझती नजर आ रही है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के गंभीर और ज्वलंत मुद्दों को निपटाने के लिए सरकार ने एक गजब का रास्ता खोजा है। मात्र 4 दिन का मानसून सत्र जवाबदेही से बचने की इसी सरकारी चालाकी को लोकतंत्र का मजाक बताते हुए आज मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार की सर्वदलीय बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट। कल यानी 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलने वाले यूपी विधानसभा सत्र की रणनीति तय करने के लिए रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन यह बैठक योगी सरकार की किरकिरी साबित हुई क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी सपा का कोई भी सदस्य वहां पहुंचा ही नहीं। खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी इससे पूरी तरह दूरी बनाए रखे। सरकार से इस टकराव का कारण बेहद साफ है। समाजवादी पार्टी ने सत्ता पक्ष के सब ठीक है वाले नैरेटिव की हवा निकालते हुए उन पर असल सवालों से भागने का आरोप लगाया है। कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में सपा ने 2 टूक मांग रख दी कि सदन में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी होने के मामले पर सीधे चर्चा होनी चाहिए, वो मुद्दा जो खुद सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने योगी सरकार के चर्चा के दांव की बखिया उधेड़ते हुए सीधा प्रहार किया। यूपी में 25 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ समस्याएं भी अथाह हैं। आखिर 25 करोड़ जनता के असल मुद्दों और दर्द पर महज 4 दिनों के इतने छोटे से सत्र में चर्चा करना कैसे संभव हो सकता है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि सदन में किसी मुद्दे पर बात हो, इसीलिए वो चर्चा से भाग रही है और हाउस का सत्र इतना छोटा कर दिया है। बहिष्कार और विपक्ष के इस आक्रामक रुख ने सत्ता पक्ष को बुरी तरह रक्षात्मक मोड में ला दिया है। बचाव करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष अपने मुद्दे सदन में लाए, सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, बस हमारी अपेक्षा है कि सदन का समय बर्बाद न हो। अब एक तरफ डिप्टी सीएम मुद्दों के लिए समय न बर्बाद करने की बात कह रहे हैं, वहीं सरकार के दूसरे मंत्री ओम प्रकाश राजभर सवालों का जवाब देने के बजाय उल जुलूल आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, सरकार तो पूरी तरह तैयार है, विपक्ष ही सदन छोड़कर भाग जाता है। असलियत यह है कि कांग्रेस और सपा के लोग ही पेपर लीक में लिप्त हैं। नया कड़ा कानून बनेगा तो ये खुद को कैसे बचा पाएंगे, इसीलिए परेशान हैं। आज शाम 5 बजे से सीएम योगी आवास में बीजेपी सचेतक दल की बैठक और रणनीति का दौर जारी रहा। इस 4 दिन के फटाफट सत्र में योगी सरकार 9 अहम अध्यादेश आनन फानन में पारित कराने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राज्य में 25 करोड़ लोग रहते हैं वहां सिर्फ 4 दिन का विधानसभा सत्र, क्या यह सच में जनता के भलाई और जवाबदेही के लिए है या फिर विपक्ष के चुभते हुए सवालों और जनता के मुद्दों से मुंह छिपाने की एक सोची समझी तरकीब है।
अपनी सनक, धमकियों और यू टर्न के लिए पहचाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का सुपर पावर वाला गुरूर आज ईरान के सामने पूरी तरीके से धराशायी हो गया। जंग की बड़ी बड़ी कस्में खाने वाले ट्रंप ने रातों रात ईरान पर संभावित सैन्य वार का प्लान रद्द कर दिया। ट्रंप इसे एक बड़ी सहमति और अपनी जीत बताकर पेश कर रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और कूटनीति के जानकार इसे ट्रंप की गीदड़ भभकी, खस्ताहाल हो चुकी अमेरिकी सेना और उनकी खोखली नीतियों की एक और शर्मनाक हार बता रहे हैं। तो क्या है कुछ पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेखे बघारते हुए दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और ईरान का परमाणु खतरा खत्म करने पर समझौता हो गया है, इसीलिए हमने वार टाल दिया। लेकिन असलियत यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सिर्फ एक फोन कॉल और ईरान के पलटवार के डर से ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ट्रंप की यह पलटी मारने वाली राजनीति बताती है कि उनकी सरकार की विदेश नीतियां कितनी कंफ्यूज हैं। ट्रंप के अचानक पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण अमेरिका की अंदरूनी सैन्य कमजोरी भी है। CSIS सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की बेतहाशा सैन्य छटपटाहट के कारण अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक तेजी से खत्म होने की कगार पर है। पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर बुरी तरह खत्म हो रहे हैं, जिसे दोबारा भरने में 3 साल लग जाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी बताती है कि पेंटागन के पास खुद इसराइल को बचाने के लिए नौसैनिक संसाधन कम पड़ गए हैं। ईरानी सांसद हसन गशवाई ने कहा, उन्होंने ट्रंप की नीतियों का खुला मजाक बनाया। अमेरिका सामने से बड़ी बड़ी धमकियां देता है और पीठ पीछे बातचीत के लिए मिन्नतें करता है। अमेरिका के धोखे में ईरान नहीं आएगा, होर्मुज स्ट्रेट पर फैसला हम ही करेंगे। ईरान बोला, अमेरिका सामने धमकी देता है, पीछे बातचीत करता है। ईरान ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ईरानी सांसद ने कहा कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को धोखा नहीं दे सकता। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कारोबारी जहाजों को निशाना न बनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बात कर कारोबारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक 16 भारतीय मरे हैं और 75 चोटिल हुए हैं। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल रेजा ने ट्रंप की मनोवैज्ञानिक भरी धमकियों का जवाब देते हुए कहा, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। दुश्मनों की हर गीदड़ भभकी को हम अपनी ताकत बढ़ाने के मौके के रूप में देखते हैं। नेपाल में भड़के सांप्रदायिक बवाल की आग अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने बिहार के बॉर्डर से सटे बाजारों की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरीके से झुलसा के रख दिया है। कांवड़ियों पर हुए एक पथराव से शुरू हुई यह बवाल अब नेपाल के 7 जिलों तक फैल चुका है, जिसके चलते बिहार के होटल, स्पा, सैलून और छोटे बड़े बाजारों में सन्नाटा पसरा है और मात्र 4 दिनों में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो क्या है ये कुछ पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में इस बवाल की शुरुआत रविवार को तब हुई जब सुपौल के कोसी बैराज से करीब 20 कांवड़िए जल लेकर नेपाल के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका स्थित कप्तानगंज पहुंचे थे। यात्रा के दौरान बज रहे भक्ति गीतों की आवाज कम करने को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों और कांवड़ियों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पथराव हुआ और नौबत लाठी डंडों तक पहुंच गई। सुनसरी जिले के कप्तानगंज से शुरू हुई आग देखते ही देखते नेपाल के सप्तरी, सिराहा, धनुषा और परसा तक 7 जिलों में फैल गई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि परसा के बीरगंज में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इस बवाल का सबसे भयानक असर भारत के सीमावर्ती जिलों रक्सौल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और सुपौल के करीब 10 प्रमुख बाजारों पर पड़ा है। 2025-26 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन बाजारों में रोजाना 320 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, लेकिन नेपाल बॉर्डर लगभग सील होने के कारण ग्राहकों और कर्मचारियों की आवाजाही बंद है, जिससे रोज 40% के नुकसान के साथ बीते 4 दिनों में बिहार के व्यापारियों का 500 करोड़ रुपए का बिजनेस स्वाहा हो चुका है। ग्राउंड जीरो की सच्चाई और भी डराने वाली है। रक्सौल भारत नेपाल व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां बैंक रोड में सैलून चलाने वाले राकेश बताते हैं कि उनकी नेपाली कर्मचारी पिछले 3 दिनों से डर के मारे बॉर्डर पार भारत नहीं आ रही। वहीं सुपौल के भीमनगर और जामनगर बाजार जो पूरी तरह नेपाली ग्राहकों पर टिके थे, उनकी
कमर टूट गई है। 25 लाख रुपए की रोजाना बिक्री सिमट कर 2 लाख रह गई है। जनरल स्टोर वालों की सेल 2500 से 300 रुपए पे आ गई है। अररिया और जोगबनी के हालात इससे भी बदतर हैं। नेपाली सरकार के भारी टैक्स की वजह से व्यापारी पहले ही त्रस्त थे, अब बवाल ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।